नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लद्दाख, भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र, बिल्कुल सरहद पर पाकिस्तान और चीन के बीच। जी। तो रणनीतिक तौर पर तो ये अहम है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से भी यहाँ काफी उथल-पुथल चल रही है। हाँ। और हमारे पास कई स्रोत हैं जो इसके इतिहास, हाल के बदलावों और हाँ, राज्य के दर्जे की जो मांग उठ रही है उस पर काफी कुछ बताते हैं। और सोनम वांगचुक की भूमिका जाहिर है। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं स्रोतों में गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लद्दाख में चल क्या रहा है, खासकर 2019 के बाद से जब ये यूनियन टेरिटरी बना। हाँ, क्या बदला है, लोग क्या चाह रहे हैं। और सोनम वांगचुक, जिनकी हाल में गिरफ्तारी हुई, वो इस पूरी कहानी में कहाँ है, क्या भूमिका है उनकी? बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये असल में पहचान की, स्वायत्तता की और फिर विकास और सुरक्षा के बीच जो एक तनाव होता है ना, उसकी कहानी है। हम देखेंगे कि कैसे मतलब इतिहास से लेकर आज की जो राजनीतिक गहमा गहमी है, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। लद्दाख मतलब ऊंचे दर्रों की भूमि, हजारों साल पुराना इतिहास है इसका। हाँ, बहुत पुराना। और हमेशा से ये एक तरह का चौराहा रहा है जहाँ अलग अलग संस्कृतियां आके मिली। मौन, दर्द, फिर तिब्बती प्रभाव बहुत गहरा रहा। हाँ, सुना है कुषाण साम्राज्य का भी हिस्सा था कभी। जी, पहली सहस्राब्दी में और दूसरी सदी के आसपास कश्मीर से बौद्ध धर्म यहाँ फैला। फिर 9वीं सदी में पहला लद्दाखी राजवंश बना। और मुगलों का असर? हाँ, 17वीं सदी में मुगल प्रभाव भी आया, लेह में मस्जिद बनी। तो वो जो मिली-जुली पहचान की हम बात कर रहे थे, उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। डोगरा शासन के तहत ये जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना और फिर भारत में शामिल हुआ। और आज की पहचान क्या है, मतलब लद्दाखी या लद्दाखस्पा लोग? हाँ, लद्दाखी या लद्दाखस्पा, जो लद्दाखी भाषा बोलते हैं। इसमें भी कई उपसमूह हैं, जैसे चांगपा, ब्रोकपा, दर्द। और धर्म के लिहाज से? धार्मिक रूप से देखें तो लेह जिले में बौद्ध धर्म मानने वाले ज्यादा हैं, करीब 66%। और कारगिल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लगभग 77%, जिसमें ज्यादातर शिया हैं। लेकिन सांस्कृतिक तौर पर आप देखेंगे तो काफी समानताएं हैं। अच्छा। और एक बात जो आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है, वो ये कि लद्दाख की 97% से ज्यादा आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति एसटी है। 97%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन वाले इलाकों में से एक है ये। और यही जनजातीय पहचान है जो आज संवैधानिक सुरक्षा की मांगों का, खासकर छठी अनुसूची की मांग का आधार बनी हुई है। समझ गया। तो ये था इतिहास और पहचान का पहलू। अब आते हैं उस बड़ी घटना पर, 5 अगस्त 2019। जी, एक ऐतिहासिक तारीख। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास किया। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बंट गया। एक जम्मू कश्मीर जहां विधानसभा होगी और दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के। बिना विधानसभा के? हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया और ये सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत आ गया, जिसका प्रमुख एक उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो इस पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? मिली-जुली है ना? हाँ, बिल्कुल। लेह में जहां बौद्ध आबादी ज्यादा है, वहां काफी हद तक स्वागत हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि अब कश्मीर के साये से निकलकर विकास तेजी से होगा। हाँ, मुझे याद है लद्दाख के उस वक्त के सांसद जाम्यांग त्सेरिंग नामग्याल, उन्होंने संसद में बहुत जोरदार भाषण दिया था इसके समर्थन में। जी बिल्कुल। लेकिन कारगिल में जहां शिया मुस्लिम बहुमत में है, वहां विरोध हुआ। उन्हें डर था कि उनकी पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो खत्म हो जाएगा। और हुआ ये कि जल्द ही लेह हो या कारगिल, दोनों जगह कई लोगों को ये लगने लगा कि विधानसभा ना होने से असल में उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो तो कम हो गया है। अच्छा, तो ये एहसास बाद में आया। और यहीं से फिर वो आंदोलन शुरू हुआ राज्य के दर्जे के लिए। हाँ, करीब 2021 से ये मांग जोर पकड़ने लगी, राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। और इसके पीछे 2 मुख्य संगठन हैं, लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA। और इनकी मांगे क्या हैं, मतलब विस्तार से? मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जो आदिवासियों को स्वायत्तता देती है। हाँ बिल्कुल।
तीसरी, लद्दाख का अपना लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बने। चौथी, क्षेत्र के लिए 2 संसदीय सीटें हों, एक लेह के लिए, एक कारगिल के लिए। पांचवी, स्थानीय पहचान, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा की गारंटी हो। और छठी, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण सूची का वादा किया था। जी हाँ, ये वादा किया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और प्रदर्शनकारियों का यही तर्क है कि भाई विधानसभा के बिना हमारे पास अपने कानून बनाने की शक्ति नहीं है। पहले जब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो उनके 4 विधायक होते थे विधानसभा में, और जो लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, लेह और कारगिल दोनों में, उन्हें भी काफी स्वायत्ता थी। अब उन्हें लगता है कि वो स्वायत्ता कम हो गई है। डर यह है कि बाहर के लोग लद्दाख के लिए फैसले लेंगे। हाँ, यही मुख्य चिंता है कि नौकरशाह या केंद्र सरकार उनके भविष्य का फैसला करेगी बिना स्थानीय लोगों की राय लिए। और ये छठी अनुसूची वाली मांग इतनी अहम क्यों है बार बार? देखिए, जैसा हमने कहा, 97% आबादी आदिवासी है। संविधान की छठी अनुसूची खास तौर पर ऐसे ही आदिवासी बहुल इलाकों के प्रशासन और उनकी स्वायत्ता के लिए बनाई गई है। ये उनकी जमीन, उनके जंगल, उनकी संस्कृति, इन सब को सुरक्षा देती है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी 2019 में ही यह सिफारिश की थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वहां की जो अनोखी जनजातीय संस्कृति है और जो नाजुक पर्यावरण है उसे बचाया जा सके। तो ये पृष्ठभूमि है उस आंदोलन की। अब इसमें सोनम वांगचुक कैसे आते हैं? सोनम वांगचुक नाम तो सबने सुना है, 3 इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू। हाँ, वो किरदार उन्हीं से प्रेरित था। 1 सितंबर 1966 को लेह के पास उनका जन्म हुआ। भारत के सबसे जाने माने इनोवेटर्स और शिक्षा सुधारकों में से एक हैं वो। हाँ, उनकी कहानी भी दिलचस्प है। शुरुआती पढ़ाई में भाषा की दिक्कत आई उन्हें। जी, उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर फ्रांस गए मिट्टी की वास्तुकला यानी अर्थ एंड आर्किटेक्चर पढ़ने, और 1988 में उन्होंने सेकमॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की सह स्थापना की। और उनका वो ऑपरेशन न्यू होप तो कमाल का था। सरकारी स्कूलों में 10वीं का रिजल्ट 5% से 75% तक पहुंचा दिया। हाँ, बहुत प्रभावशाली काम था। और फिर उन्होंने सेकमॉल का वो अल्टरनेटिव स्कूल कैंपस शुरू किया, जहां एडमिशन का क्राइटेरिया था एग्जाम में फेल होना। है ना, कमाल है। और इंजीनियर के तौर पर उनका काम, वो सोलर बिल्डिंग्स। हाँ, वो भी अद्भुत है। मिट्टी से बनी इमारतें जो बाहर -15 डिग्री सी होने पर भी अंदर +15 डिग्री सी तापमान बनाए रखती हैं, बिना किसी हीटिंग के, सिर्फ सोलर एनर्जी से। और सबसे मशहूर बेशक उनके आइस स्तूप। हाँ, आइस स्तूप, वो क्या है असल में? ये कृत्रिम ग्लेशियर है, कह सकते हैं। सर्दियों में जो पानी बहकर बर्बाद हो जाता है, उसे पाइप के जरिए नीचे लाकर फव्वारे की तरह छोड़ा जाता है। कड़ाके की ठंड में वो पानी जमकर बर्फ के एक ऊंचे शंकु या स्तूप का आकार ले लेता है। अच्छा। और फिर जब वसंत में पानी की जरूरत होती है खेती के लिए, तो ये बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पानी देती है। बहुत ही इनोवेटिव समाधान है पानी की कमी का। इसी सब के लिए उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो एक तरफ ये इनोवेशन और शिक्षा का काम चल रहा था, फिर वो लद्दाखी अधिकारों और पर्यावरण के मुद्दे पर कैसे सक्रिय हुए? धीरे धीरे उनकी आवाज इन मुद्दों पर भी उठने लगी। 2013 में उन्होंने न्यू लद्दाख मूवमेंट NLM शुरू करने में मदद की थी, जो सुशासन और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करता था। और 2020 में जब चीन के साथ वो सीमा पर झड़पें हुई। हाँ, जून 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीयों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। इसे उन्होंने वॉलेट पावर का नाम दिया। वो काफी वायरल हुआ था। हाँ, याद है मुझे। फिर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर उनका आंदोलन और तेज हो गया। जनवरी 2023 में उन्होंने खारदुंगला दर्रे पर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है, वहां अनशन करने की कोशिश की। किस लिए? जलवायु परिवर्तन के असर और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग को लेकर। लेकिन खबरें आईं कि प्रशासन ने खराब मौसम का हवाला देकर उन्हें एक तरह से नजरबंद कर दिया। और फिर मार्च 2024 का वो लंबा अनशन? हाँ, मार्च 2024 में उन्होंने लेह में 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट यानी जलवायु अनशन किया। मांग वही थी, लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और इसे बाहरी औद्योगिक दबावों से बचाना।
उसके बाद सितंबर 2024 में दिल्ली तक पदयात्रा की भी योजना थी। जी, लद्दाख से दिल्ली तक एक पश्मीना मार्च निकालने की योजना थी ताकि भेड़ पालकों की चिंताओं और ज़मीन छीनने के मुद्दे को उठाया जा सके। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर उन्हें और उनके कई साथियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो उनका तरीका हमेशा शांतिपूर्ण गांधीवादी रहा है? हाँ, उन्होंने हमेशा अहिंसक तरीकों गांधीवादी सत्याग्रह की वकालत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है बार बार कि अगर सरकार लद्दाख के लोगों की वाजिब मांगों को नहीं सुनती है तो युवाओं में निराशा बढ़ सकती है और हालात बिगड़ भी सकते हैं, शायद हिंसा भी हो सकती है। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 24 सितंबर 2025 को लेह में हिंसा भड़की। हाँ, ये बहुत दुखद घटना थी। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर जेल भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के ठीक बाद हुई। उन झड़पों में क्या हुआ था? 4 लोगों की मौत की खबर आई थी। जी, 4 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। हुआ ये कि ले एपेक्स बॉडी LAB के नेतृत्व में भूख हड़ताल चल रही थी। 15वें दिन 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी जिनकी उम्र 60-70 साल के बीच थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा। इसके बाद आयोजकों ने तंद का आह्वान किया, लेकिन इसी दौरान कुछ युवा प्रदर्शनकारी शायद हताशा में शांतिपूर्ण विरोध से अलग हो गए और सरकारी इमारतों की तरफ बढ़े। आरोप है कि उन्होंने एक भाजपा कार्यालय में आग लगा दी और फिर उनकी CRPF के जवानों से झड़प हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। और वांगचुक उस समय कहाँ थे? वो भी तो भूख हड़ताल पे थे। हाँ, वांगचुक खुद 12 सितंबर से भूख हड़ताल पर थे। जैसे ही हिंसा की खबर आई, उन्होंने फौरन अपना अनशन खत्म कर दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है और ये जो हुआ वो शायद युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और हताशा का नतीजा है। लेकिन सरकार ने उन पर आरोप लगा दिए। हाँ, गृह मंत्रालय का बयान आया कि वांगचुक के भड़काऊ भाषणों ने हिंसा को उकसाया। उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के छात्र प्रदर्शनों का जिक्र किया, जिसका हवाला वांगचुक ने अपने भाषणों में दिया था, और फिर NSA लगा दिया गया। NSA लगना तो बहुत गंभीर बात है। मतलब बिना ट्रायल के 12 महीने तक हिरासत। जी, NSA एक बहुत कठोर कानून है और उन्हें लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल भेज दिया गया। तो उन पर कंक्रीट आरोप क्या क्या है? एक तो हिंसा भड़काना हो गया। हाँ, दूसरा पाकिस्तान से संबंध होने का शक। लद्दाख के DGP ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। दावा किया गया कि उनका संपर्क एक गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस से था। उनकी पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्राओं पर भी सवाल उठाए गए। अच्छा, और तीसरा आरोप है विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का। उनके संस्थान, खासकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग HIAL पर विदेशी चंदे लेने में अनियमितता का आरोप है। चौथा आरोप है कि वो भूख हड़ताल का इस्तेमाल करके सरकार के साथ बातचीत को पटरी से उतार रहे थे। और पांचवा, NSA आदेश में कहा गया कि उनकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। ये तो बहुत संगीन आरोप है। क्या इनमें कोई सच्चाई लगती है या ये सिर्फ आंदोलन को दबाने की कोशिश है? देखिए, जब हम इन आरोपों को थोड़ा खंगालते हैं तो कई सवाल उठते हैं। जैसे पाकिस्तान संबंध वाला आरोप। हाँ। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने साफ किया है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा ICIMOD के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्रीद पाकिस्तान के लिए थी। उनका सारा अंतर्राष्ट्रीय काम क्लाइमेट एक्टिविज्म से जुड़ा है। और वो चीनी सामानों का बहिष्कार और सेना के लिए शेल्टर बनाना। हाँ, वो बातें तो उनके राष्ट्रहित में काम करने का सबूत लगती हैं, ना कि उल्टा। सही बात है। और हिंसा भड़काने वाला आरोप? कई स्रोत और प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वांगचुक सीधे तौर पर हिंसा की योजना में शामिल नहीं थे। उनकी पत्नी का भी कहना है कि उन्हें सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध की ही जानकारी थी। कुछ वीडियो सबूत ये भी दिखाते हैं कि स्थिति तब बिगड़ी जब CRPF ने आंसू गैस छोड़ी। और जैसा आपने कहा, उनका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड तो लगातार अहिंसक तरीकों का ही रहा है। और विदेशी फंडिंग वाला मामला? उनकी पत्नी ने FCRA उल्लंघन से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि HAL को डोनेशन नहीं मिला, बल्कि कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पेमेंट मिली है, जिसके लिए बाकायदा सर्विस एग्रीमेंट है। अच्छा। और रही बात बातचीत में बाधा डालने की, तो ये आरोप थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी 5 साल से वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन 2 बड़े स्थानीय निकायों
LAB और KDA की अगुवाई में चल रहा है, जो हजारों लोगों की शिकायतों को आवाज दे रहे हैं। ये एक तरह से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है। और NSA का इस्तेमाल ये कितना जायज़ है? यही सबसे बड़ा सवाल है। NSA जैसा कानून, जो आमतौर पर आतंकवादियों या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वालों पर लगाया जाता है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता पर लगाना, खासकर उनके पुरस्कारों और सरकार के साथ पहले के सहयोग को देखते हुए, कई लोगों को बहुत ज्यादा अनुपातहीन लग रहा है। तो बाहर के लोग स्वतंत्र पर्यवेक्षक, एक्टिविस्ट, वो क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, कई पर्यावरण न्याय कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और असहमति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। एक अभियान है पीपल फॉर हिमालयस, उन्होंने इसे लद्दाख के लोगों की आवाज को दबाने का खुला प्रयास कहा है। और 24 सितंबर की हिंसा की जांच की भी मांग उठी है। हाँ, न्यायिक जांच की मांग की गई है ताकि पता चल सके कि असल में हुआ क्या था और किसकी गलती थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लद्दाख की असल समस्याएं क्या हैं? बेरोजगारी का जिक्र हुआ था। हाँ, लद्दाख में स्नातक बेरोजगारी दर 26.5% है। ये राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो युवाओं में हताशा है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है, आर्थिक अवसरों का सवाल है, अपनी अनोखी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की चिंता है। ये सब वास्तविक चिंताएं हैं। और छठी अनुसूची की मांग को तो NCST का भी समर्थन है। जी हाँ, तो जो सबूत अभी तक सामने आए हैं, उनके आधार पर तो यही लगता है कि वांगचुक के खिलाफ जो आरोप है वो या तो काफी हद तक निराधार है या उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो कुल मिला के लद्दाख की ये जो पूरी कहानी है, ये बदलाव की, उम्मीदों की, आशंकाओं की और संघर्ष की एक बहुत ही जटिल, उलझी हुई तस्वीर पेश करती है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक उम्मीद जगी थी, खासकर लेह में, लेकिन साथ ही चिंताएं भी थीं, खासकर कारगिल में। और अब लगता है कि बहुत से लद्दाखी, चाहे वो लेह के हों या कारगिल के, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो स्वायत्तता का वादा किया गया था वो मिला नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कम हो गया है। और सोनम वांगचुक का सफर एक इनोवेटर और शिक्षाविद से एक कह सकते हैं विवादास्पद राजनीतिक कार्यकर्ता बनने तक का, वो इन्हीं तनावों का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। और सितंबर 2025 की जो हिंसा हुई, वो एक बहुत ही दुखद मोड़ है इस कहानी में। ये इस बात पर जोर देती है कि लद्दाख की जो वास्तविक चिंताएं हैं, उनका हल बातचीत से, सहानुभूति से निकालने की जरूरत है, न कि दमन से। और वांगचुक पर NSA का इस्तेमाल, ये सरकार के रवैये पर और हमारे लोकतंत्र में असहमति के लिए कितनी जगह है, इस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। निश्चित रूप से लद्दाख की जो मांगे हैं, राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, ये सिर्फ नारे नहीं है। ये वहाँ की संस्कृति, नाजुक पर्यावरण और लोगों के आर्थिक भविष्य से जुड़ी वास्तविक चिंताएं हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? शायद रास्ता ये समझने में है कि लद्दाख जैसे सामरिक रूप से इतने महत्वपूर्ण इलाके की सुरक्षा सिर्फ फौज या बंदूकों से नहीं हो सकती। सच्ची सुरक्षा तब होती है जब आप वहाँ के लोगों का दिल जीतते हैं, उनकी जायज़ आकांक्षाओं को सुनते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि विकास का लाभ उन्हीं को मिले। वांगचुक को हिरासत में रखने से शायद समस्या हल न हो, बल्कि वो एक शहीद बन जाए और स्थानीय आबादी सरकार से और ज़्यादा दूर हो जाए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि भारत जैसा विशाल और विविध देश अपनी एकता और सुरक्षा को बनाए रखते हुए, खासकर अपने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग समुदायों की जो जायज़ मांगे हैं, उन्हें अपने संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में कैसे समायोजित कर सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। लद्दाख की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये देखना होगा कि क्या ये एक सफल एकीकरण, एक सफल तालमेल का मॉडल बनता है या फिर चूके हुए अवसरों की एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाता है। और क्या 24 सितंबर 2025 को जो जाने गईं उन युवा प्रदर्शनकारियों का बलिदान एक सार्थक संवाद और स्थायी समाधान की मांग नहीं करता? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।